बहुत साल पहले धरती पर एक अनहोनी घटी थी। आकाश के पार से आया एक विशाल डायमेंशनल जोन धरती से टकराया और तभी से पूरी दुनिया बदल गई। उस टक्कर के बाद से अजीबोगरीब प्राणी, जिन्हें लोग डायमेंशनल बीस्ट कहते हैं, धरती पर दिखाई देने लगे। इन बीस्ट को 4 श्रेणियों में बांटा गया है: मल, लेजेंड, एपिक और मिथिकल। इनमें से साधारण दिखने वाले मल क्लास बीस्ट भी इंसानों से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। इसी कारण इंसानों को इस रैंकिंग में सबसे नीचे धकेल दिया गया। लेकिन इंसान हार मानने वालों में से नहीं थे। कल्टीवेशन के जरिए इंसान खुद को उच्चतर रूप में ढाल सकते थे। और सिर्फ कल्टीवेशन ही नहीं, इंसानों के पास एक और खतरनाक लेकिन तेज तरीका था: डायमेंशनल बीस्ट का शिकार करना। उनके भीतर छुपे एनर्जी क्रिस्टल्स को हासिल करके इंसान अपनी शक्ति को कई गुना बढ़ा सकते थे। मगर यह रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि अगर कोई शिकार के दौरान एक बार भी चूक गया तो उसकी मौत तय थी। अब कहानी लौटती है एक क्लासरूम में, जहाँ एक टीचर अपने छात्रों को यही बातें समझा रहे हैं। उनकी आवाज़ गंभीर और गहरी थी और बच्चे पूरी तरह ध्यान से सुन रहे थे। लेकिन तभी टीचर ने एक नाम पुकारा, जॉन। पूरी क्लास पीछे मुड़कर देखने लगी। जॉन, जो अपनी सीट पर सिर झुकाए गहरी नींद में सो रहा था। टीचर उसे कई बार बुलाते हैं, लेकिन वह जागता ही नहीं। टीचर के चेहरे पर झुंझलाहट थी, फिर भी मन में सोचते हैं, पुराने प्रिंसिपल को इस लड़के से बहुत उम्मीदें थीं। कभी यह सबसे बड़ा जीनियस हुआ करता था, बेहद ताकतवर, बेहद चमकदार। पर आज इसे देखो, सब व्यर्थ। दृश्य बदलता है एक याद में, जहां वही प्रिंसिपल कहते हैं, दुनिया में सिर्फ 2 तरह के जीनियस होते हैं, पहले वो जिनमें जॉन आता है और दूसरे जिनमें बाकी सब। घंटी बजती है, क्लास खत्म होती है। जॉन आलस से अपनी आंखें मलता है और बैग उठाते हुए हंसकर कहता है, ठीक है, मैं घर जा रहा हूं। और वह दौड़ते हुए बाहर निकल जाता है। टीचर उसकी पीठ को जाते हुए देखते हैं और भारी सांस लेते हैं। लगता है प्रिंसिपल ने इसे शायद कुछ ज्यादा ही समझ लिया था। बाहर आते ही जॉन सीधे टेनिस ग्राउंड की ओर भागता है। वह थककर घास पर बैठ जाता है और अपनी जेब से एक पुराना सा फोन निकालता है। उसकी आंखों में चमक थी। जब से ये फोन मेरे हाथ लगा है, मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। असल में उस फोन के अंदर एक अजीबोगरीब गेम था। जॉन धीरे से अपनी उंगली चुभाता है और खून की एक बूंद स्क्रीन पर गिरती है। फोन जगमगाने लगता है, स्क्रीन पर गेम शुरू होता है। जॉन मुस्कुराते हुए एक और खून की बूंद गिराता है। इस बार गेम सचमुच स्टार्ट हो जाता है। तभी एक गूंजती हुई आवाज़ उसके दिमाग में भर जाती है, गेम का अवतार जितना ताकतवर होगा, रियल ओनर भी उतना ही ताकतवर होगा। अवतार की हर कल्टीवेशन, हर शक्ति सीधे मालिक को मिलेगी। जॉन के चेहरे पर उत्साह झलकता है। मतलब, जो भी स्किल मेरा कैरेक्टर सीखेगा वो मुझे भी मिल जाएगी। मुझे अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी पड़ेगी। सिर्फ खेलते खेलते मैं असली जिंदगी में भी ताकतवर बनता जाऊंगा। अब गेम की दुनिया खुलती है। जॉन का अवतार तैयार हो चुका है। वह उसे सीधे एक डंजन में भेजता है। गुप्त अंधेरे में चलते चलते अचानक उसके सामने एक अजीब प्राणी आता है, एक विशाल चींटी। मामूली दिखने वाली यह चींटी असल में मॉर्टल क्लास मिड लेवल बीस्ट थी। और जॉन की असली यात्रा यहीं से शुरू होती है। तभी जावेन उस चींटी पर हमला करना शुरू कर देता है। लगातार कुछ देर तक वार करने के बाद आखिरकार वह चींटी वहीं ढेर हो जाती है। सीन बदलता है और हमें वही टीचर दिखाए जाते हैं जो अपने मन में सोच रहे होते हैं। भले ही ये हमारे लिए सामान्य बात हो, पर अपनी आंखों के सामने एक ऐसे रेयर जीनियस को देखना जिसने सिर्फ 16 साल की उम्र में कल्टीवेशन शुरू कर दिया था, हमें यही यकीन हो गया था कि यह बच्चा लाखों सालों में एक बार जन्म लेने वाला जीनियस है। हमें लगा था कि फाइनल टेस्ट में ये ज़रूर नंबर 1 आएगा। मगर अनफॉर्चुनेटली सीन बदलता है और हमें 1 महीने पहले की घटना दिखाई जाती है। वहाँ जॉन एक लड़की से भिड़ते हुए कह रहा होता है, आज मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करूँगा, देखना आज तुम्हारे साथ क्या होता है। लड़की शांत खड़ी रहती है, उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। जैसे ही जॉन तेजी से उसके करीब पहुंचता है, लड़की बिजली सी चाल से एक लात मारती है और जॉन को पल भर में जमीन पर गिरा देती है। भीड़ में खड़े लोग दंग रह जाते हैं। क्या इसने जॉन को एक ही किक में हरा दिया? ये लड़की तो सच में बहुत पावरफुल है। आखिर इसका नाम क्या है? इसके बाद कैमरा फिर से टीचर पर लौटता है। वे मन ही मन सोचते हैं, जिस दिन से जॉन उस लड़की से हारा है, उसी दिन से उसकी पूरी मोटिवेशन खत्म हो गई है। अब यह ना पढ़ाई करता है ना कल्टीवेशन, बस हर वक्त सोता है या अपने उस अजीब फ़ोन में गेम खेलता है। अगर यही चलता रहा तो इसका पूरा भविष्य बर्बाद हो जाएगा। सीन कट होता है और हम फिर से जॉन को देखते हैं। वह गेम खेलते हुए मुस्कुराता है। आज तो मज़ा ही आ गया, जैकपॉट हाथ लग गया।
दरअसल चींटी को मारने के बाद उसके अवतार को एक एक्सप्लोजन क्रिस्टल मिला था। जैसे ही अवतार उस क्रिस्टल को उठाता है, रियल वर्ल्ड में जॉन का शरीर चमक उठता है। उसकी बॉडी उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगती है। स्टेटस पैनल खुलता है और दिखाता है कि उसकी पहले से कमज़ोर शक्ति अब कई गुना बढ़ चुकी है। जॉन तंग रह जाता है। अगर मैं नॉर्मल कल्टीवेशन करता तो शायद हज़ारों साल बाद भी इतना ताकतवर नहीं बन पाता। ये गेम तो मेरी किस्मत है। फिर वह हल्की नाराज़गी से सोचता है, बस अफसोस, इस गेम से निकले क्रिस्टल्स को मैं बाहर नहीं ला सकता। अगर ऐसा हो पाता तो इन्हें बेचकर मैं ढेर सारे पैसे कमा लेता और अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाता। उसी वक्त गेम का सीन बदलता है। अचानक उसके सामने एक विशाल रेड म्यूटेंट एंट प्रकट होती है, जो पहले वाली चींटी से कहीं ज्यादा बड़ी और ताकतवर थी। वह तेजी से जॉन के अवतार पर हमला करती है, मगर जॉन का कैरेक्टर उछलकर उस वॉर से बच जाता है। जॉन पसीना पोंछते हुए घबराता है। रेड म्यूटेंट एंट, यह तो नॉर्मल एंट से कई गुना ताकतवर है। इसे हराना मुश्किल तो नहीं, लेकिन समस्या यह है कि इसके साथ दर्जनों और एंट्स भी हैं। मैं एक साथ इन सब से नहीं लड़ सकता। तभी अचानक पीछे से कदमों की आहट आती है। जॉन ऊपर देखता है और चौंकता है। ये यहाँ क्या कर रही है? सामने वही लड़की खड़ी थी। उसका नाम था फैन रियोक्सी। जॉन बड़बड़ाता है, धत, अब तो मेरा टाइम खराब होने वाला है, कहीं यह मेरा रात ना पकड़ ले। लेकिन रियोक्सी सीधे उसके सामने आकर कहती है, आखिरकार जॉन, मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। जॉन चौकन्ना होकर कहता है, क्या तुम मुझसे ही बात कर रही हो? और मन ही मन सोचता है, ठीक है, शायद इसे लगे कि मैं कोई गेम एडिटेड वर्जन हूँ। रियोक्सी गंभीरता से कहती है, उम्मीद है कि तुम मेरी टीम ज्वाइन करोगे ताकि हम ग्रेजुएशन एग्जाम आसानी से पास कर सके। जॉन हैरानी से हंस पड़ता है, क्या तुम मुझे अपनी टीम में बुला रही हो? आखिर क्यों? मैं तो अब किसी काम का नहीं हूं। रियोक्सी आत्मविश्वास से जवाब देती है, क्योंकि तुम कमजोर नहीं, ताकतवर हो। इस टेस्ट में हमें एक स्ट्रांग टीममेट चाहिए और उसके लिए तुम परफेक्ट हो। जॉन व्यंग्य से कहता है, तुम्हारा मतलब वो मैं जो 1 महीने पहले था? रियोक्सी अचानक गुस्से में चिल्लाती है, नहीं, तुम अभी भी वही इंसान हो, वही जॉन जिसे मैं हमेशा अपना राइवल मानती हूँ। जॉन चुप हो जाता है, फिर पूछता है, और आज ना, अभी किस पोजीशन पर है? रियोक्सी का चेहरा बदल जाता है, तुम्हें नहीं पता? वह तो कब की हमारे स्कूल से ट्रांसफर होकर जा चुकी है। जॉन हक्का पक्का रह जाता है, क्या? मुझे तो इसका पता ही नहीं था। रियोक्सी आगे कहती है, सुना है उसने मल क्लास को भी पार कर लिया है, लेकिन उसका आना और फिर अचानक चले जाना मुझे हमेशा अजीब लगा। ऐसा लगता था मानो वह खास तौर से सिर्फ तुम्हें हराने के लिए यहाँ आई थी। मुझे तो यकीन था कि तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो और दुश्मनी की वजह से उसने तुमसे बदला लिया। जॉन गहरी सांस लेकर सोचता है, हाँ, वह लड़की वाकई अजीब थी, लेकिन सच कहूं तो उस लड़ाई से पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। हमारी कोई पुरानी दुश्मनी हो ही नहीं सकती। रियोक्सी कहती है, ये सब छोड़ो, आखिर टीम के बारे में बताओ, तुम्हारा क्या जवाब है? जाविन जवाब देता है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है तो मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं तुम लोगों के साथ टीम अप करने के लिए तैयार हूँ। रियोक्सी मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है, तो अब हमारे बीच टीम अप हो चुका है। और हाँ, मैंने हमारे अलावा 2 और टीममेट्स भी ढूंढ लिए हैं। इस एग्ज़ाम में हमें 4 लोगों के साथ टेस्ट देना होगा, इसलिए हम चारों को एक साथ ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और हमारे बीच एक अच्छी बॉन्डिंग बन सके। इससे फाइट के दौरान हम सब अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। इतना कहकर रियोक्सी वहां से जाने लगती है। उसी समय गेम के अंदर जावेन उस म्यूटेंट को हरा देता है। म्यूटेंट के मरते ही उसका क्रिस्टल नीचे गिर जाता है। जैसे ही जावेन उस क्रिस्टल को उठाने के लिए आगे बढ़ता है, वहां बाकी सारी एंट आ जाती है और सब मिलकर उस पर अटैक कर देती है। नतीजतन जावेन हार जाता है और गेम ओवर हो जाता है। गेम खत्म होने के बाद जावेन खड़े होते हुए कहता है, ठीक है, अब छोड़ो, मैं घर जाकर देखूंगा कि मेरे स्टेटस में क्या बदलाव आए हैं। जैसे ही जाविन खड़ा होता है, उसके मोबाइल से एनर्जी निकलने लगती है और वह पूरी तरह से उसे कवर कर लेती है। यह एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि जाविन को बहुत परेशानी होने लगती है। वह मन ही मन कहता है, सच में यह क्रिस्टल बहुत ही ताकतवर है। ज़रूर इसके अंदर कोई लेजेंडरी टेक्निक होगी, लेकिन ये टेक्निक क्रिस्टल के अंदर आखिर कैसे हो सकती है? इतना सोचकर वह तुरंत अपना फ़ोन मोबाइल के ऊपर डालकर अपना स्टेटस चेक करने लगता है। जैसे ही वह स्टेटस देखता है, वह हैरान रह जाता है। उसका स्टेटस काफ़ी बढ़ चुका होता है और इसके साथ ही उसे एक नई स्किल भी मिली होती है, जो कि रैंक 7 की होती है। इसके बाद सीन बदलता है और शाम का समय दिखाया जाता है। वहाँ रियोक्सी जाविन को बाकी दोनों टीममेट्स से मिलाते हुए कहती है, मैं तुम लोगों से मजाक नहीं कर रही हूँ, जाविन ही हमारा को टीममेट है। इनमें से एक लड़के का नाम ली है और दूसरे लड़के का नाम डोंग है।
ली कहता है कि मुझे पता है कि जावेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, लेकिन उसने 1 महीने से कोई भी ट्रेनिंग नहीं की है। इसीलिए मुझे डर है कि वह अभी हम सबसे ज़्यादा वीक है और उसे हमारी कंडीशन तक पहुंचने के लिए बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। हमारा गोल है कि हम एग्ज़ाम में फर्स्ट प्लेस पर आए, जिसके लिए मुझे लगता है कि जावेन सही टीममेट नहीं है। इसके बाद डोंग रियोक्सी से कहता है कि उसके बारे में क्या ख्याल है। वह और मैं काफ़ी लंबे समय से दोस्त हैं और मुझे यकीन है कि वह जावेन से ज़्यादा ताकतवर है। वहीं खड़ा जावेन अपने मन में सोचता है कि सच में टेस्ट में अच्छे नंबर से पास होना बहुत ही मुश्किल है। अगर अच्छे नंबर से पास नहीं हुए तो हमें एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर एग्ज़ाम ख़राब होता है तो हमारी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है, क्योंकि इसी पर हमारी पूरी लाइफ डिपेंड करती है। इसीलिए ये लोग यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग टीममेट ढूंढ रहे हैं। एक स्ट्रॉन्ग टीममेट होने से पर्सनल सेफ्टी भी सिक्योर हो जाती है, क्योंकि कई बार एग्जाम में बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। इसीलिए इनका ऐसा रिएक्शन नॉर्मल है। तभी रियोक्सी बोलती है कि मुझे लगता है कि जावेन ही हमारे लिए बेस्ट पर्सन है। ये सुनकर डोंग रियोक्सी से कहता है तो ठीक है, चलो हम एक शर्त लगाते हैं। जावेन, मैं यहाँ पर तुम्हारा एक टेस्ट लूँगा। मुझे यकीन है कि तुम बुरा नहीं मानोगे, और वैसे भी हम सब जानना चाहते हैं कि तुम हमारे टीम के अंदर सूटेबल हो भी या नहीं। अब तुम्हारा हमारी टीम में आना इसी चीज़ पर निर्भर करता है। तभी रियोक्सी पूछती है कि आखिर तुम इसकी स्ट्रेंथ को किस तरह से चेक करने वाले हो। टोंग बोलता है कि यह तो एकदम सिंपल सी बात है। यहाँ हमारी टीम में सबसे वीक मैं हूँ। अगर जावेन मुझे हरा देता है तो वह हमारी टीम में आने के लायक है, और इसके बाद मैं कभी भी उसे इस तरह से बोली नहीं करूँगा। तो बताओ तुम्हारा क्या आइडिया है। जावेन डोंग की बात सुनकर रियोक्सी से कहता है, ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फाइट करने से यहाँ एक रिस्क है। अगर हम दोनों में से कोई इंजर्ड हो गया तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी टीम में एक बंदा कम हो जाएगा। तभी डोंग कहता है कि स्कूल में एक स्ट्रेंथ मेजर मशीन है, क्यों ना हम उसे ट्राई करें। इससे चोट भी नहीं लगेगी और पता भी चल जाएगा कि कौन ताकतवर है। बताओ इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब डोंग की बात सुनकर रियोक्सी अपने मन में सोचती है कि डोंग थंडरबर्ड कल्टीवेशन सीखता है, जिसकी वजह से उसके पास हर चीज़ को तबाह करने की ताकत है। और क्योंकि वह थंडरबॉल्ट टेक्निक का इस्तेमाल करता है तो उसकी स्पीड भी बहुत फास्ट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जावेन की कल्टीवेशन अभी सफरिंग में चल रही है। उसने कभी भी वाइटिलिटी क्रिस्टल के साथ ट्रेनिंग नहीं की है और उसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब है। इसीलिए मुझे नहीं लगता कि उसके पास कोई वाइटिलिटी स्किल होगी। पर मैं ये देखना चाहूँगी कि जावेन आखिर इस पर रिस्पॉन्स कैसे करता है। तभी चियांगावा कहता है कि स्कूल के अंदर एक स्ट्रेंथ मेजर क्रिस्टल है, चलो उसका इस्तेमाल करते हैं। और फिर वह कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम डर गए। जावेन अपने मन में कहता है कि मैं तो बस इससे डर रहा हूँ कि कहीं मैं एक पंच से उस मशीन को तोड़ ना डालूं। इसके बाद सभी लोग स्कूल आ जाते हैं, जहाँ पर स्ट्रेंथ टेस्टर मशीन होती है। सब मशीन के सामने खड़े होते हैं। तभी डोंग बोलता है कि चलो हम दोनों में से पहले कौन जाएगा। जावेन कहता है जैसे तुम्हारी मर्जी। डोंग ये सुनकर कहता है ठीक है, सबसे पहले मैं जाऊंगा। वह जाकर मशीन पर पंच मारता है, जिससे उसका पावर लेवल 7 आ जाता है। इसका मतलब है कि डोंग का करंट पावर लेवल 7 है। इसे देखकर जावेन अपने मन में सोचता है कि यह उतना भी बुरा नहीं है। पर इन्हें क्या लगता है कि मैं सिर्फ फ़ोन में गेम खेलता हूँ तो ताकतवर नहीं हूँ। स्ट्रेंथ 7 तो मेरी ताकत थी, मिस्टीरियस मोबाइल मिलने से पहले। अब डोंग जावेन से कहता है ठीक है, अब तुम्हारी बारी। इसी बीच स्कूल में लाइट आती है और हमें वही टीचर दिखते हैं जो ये लाइट देखकर कहते हैं कि आखिर दिन के अंदर स्ट्रेंथ रूम में कौन हो सकता है। वे गेट के पास जाकर हल्का सा दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि अंदर सभी क्या कर रहे हैं। फिर वे अपने आप से कहते हैं कि अभी मैं इन सबको परेशान नहीं करना चाहता। रुको, आखिरकार वहाँ पर कौन पंच करने वाला है। ये तो जावेन है। अब जैसे ही जावेन स्ट्रेंथ मशीन पर पंच करता है सब लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसकी पंच की पावर लेवल 10 होती है। यह देखकर टीचर भी चौंक जाते हैं और कहते हैं कि यह तो 10 है, आखिर कैसे। इसका मतलब यह है कि जावेन ने अपनी प्रैक्टिस को बीच में नहीं छोड़ा था, और वह क्लास में इसलिए सोया करता था क्योंकि वह अकेले में हार्ड ट्रेनिंग करता था। जैसा कि हमारे प्रिंसिपल ने कहा था कि जावेन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, और मुझे तो यह डर है कि स्कूल में कोई भी इसका सामना नहीं कर पाएगा। रियोक्सी भी यह देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है कि यह तो 1 इंच पंच था। जावेन ने सच में 1 इंच पंच का इस्तेमाल किया था, पर इस पंच को फुल स्ट्रेंथ में इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। यानी जावेन बिना किसी वाइटिलिटी स्किल का इस्तेमाल किए 10 स्कोर कर सकता है। सच में यह बहुत ही डरावना है। ये सब देखकर डोंग परेशान हो जाता है और कहता है ठीक है, तुम यहाँ मुझसे जीत गए, लेकिन यह मत सोचना कि तुम मुझसे कॉम्बैट फाइट में भी जीत सकते हो। फिर वह जावेन को धक्का देते हुए कहता है कि अब साइड हो जाओ, मैं अपनी वाइटिलिटी स्किल का इस्तेमाल करना चाहता हूँ।
पीछे खड़ा ली डोंग को देखते हुए कहता है कि यह लड़का सच में बहुत जिद्दी है। इस हम देखते हैं कि डोंग अपनी वाइटलिटी स्किल का इस्तेमाल करने के लिए अपने हाथ में थंडरबर्ड की ऊर्जा इकट्ठा करता है और उसे स्ट्रेंथ टेस्टर पर मार देता है। इससे डोंग का लेवल 11 हो जाता है। अब वह जाविन से पूछता है कि बताओ कैसा रहा। जाविन हाथ दिखाते हुए कहता है कि बहुत अच्छा, सच में बहुत ही बढ़िया। इसके बाद जाविन मशीन को देखते हुए कुछ सोचता है। तभी डोंग पूछता है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो? अगर नहीं बताना चाहते तो ठीक है, लेकिन मुझसे हारने में शर्मिंदा मत होना। तभी जाविन कहता है कि अगर मैंने इस मशीन को तोड़ दिया तो मुझे पैसे देने तो नहीं पड़ेंगे। यह सुनकर डोंग अपनी छाती पीटते हुए कहता है कि चिंता मत करो, अगर तुम मशीन तोड़ दोगे तो उसके सारे पैसे मैं दूंगा, तुम्हें 1 रुपये भी नहीं देना पड़ेगा। यह सुनकर जावेन कहता है तो ठीक है, तैयार हो जाओ। पीछे खड़ा टीचर ये सब देखकर हैरान होता है, क्योंकि जावेन के अंदर से एनर्जी निकल रही होती है। डोंग मन ही मन सोचता है कि जावेन को अपने आप पर कुछ ज्यादा ही भरोसा है। ये मशीन स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए बनी है। भले ही पुराना मॉडल है, लेकिन यह पीस स्ट्रेंथ पावर तक चेक कर सकती है। कुछ ही स्टूडेंट्स इसके मैक्स लेवल तक पहुंच पाए हैं और चाहकर भी इसे तोड़ नहीं सके। अब जावेन अपनी डिवाइन फिश टेक्निक का इस्तेमाल करता है, जिससे उसके फिस्ट से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। ये देखकर रियोक्सी भी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में जावेन के पास वाइटलिटी स्किल है। फिर जावेन पंच मारता है और पूरी मशीन से चिंगारियां जैसा स्टिमोन शीट्स मशीन लाइन निकलने लगती है। मशीन पूरी तरह खराब हो जाती है। ये देखकर टीचर और सभी लोग दंग रह जाते हैं। टीचर कहते हैं कि भले ही इस मशीन की लिमिट 20 थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 20 लेवल वाला इसे तोड़ सकता है। इसे तोड़ने के लिए कम से कम रैंक 8 या 9 की वाइटलिटी स्किल चाहिए। इसके नीचे की स्किल से ये मशीन नहीं टूट सकती। तभी अचानक उन्हें प्रिंसिपल की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में 2 तरह के जीनियस होते हैं, एक जिसमें जावेन आता है और दूसरा जिसमें बाकी सब आते हैं। मशीन को तोड़ने के बाद जावेन डोंग के पास आता है और कहता है कि तुमने पहले ही कहा था कि इसके पैसे तुम दोगे, इसलिए अब मुझसे मत कहना। डोंग उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ हाँ, इसके सारे पैसे मैं दूंगा, और वैसे भी हम दोनों बहुत लंबे समय से क्लासमेट हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी अचानक उसे पुराने प्रिंस लिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। योक्सी भी जावेन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि सच में यह लड़का बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जावेन अपने फादर से बात करते हुए कहता है, कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम इस वीक के बाद शुरू होने वाला है, इसलिए मैं चाहकर भी आपके साथ नहीं जा सकता। इसके बाद वह अपने फादर से पूछता है, हमारे घर में एक मेटल कुकीज का बॉक्स रखा था, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? उसके फादर जवाब देते हैं, कौन सा कुकीज बॉक्स? जावेन डिटेल बताते हुए कहता है, हाँ, वह मेटल बॉक्स स्क्वायर शेप का है, लगभग 30 सेंटीमीटर का होगा, और उसके ऊपर एक कार्टून भी बना हुआ है। यह सुनकर उसके फादर कहते हैं, हाँ, मुझे पता है, उस बॉक्स पर लिटिल बियर का कार्टून कार्टून बना हुआ है। असल में जब मैं छोटा था तो उसी ब्रांड के कुकीज़ खाया करता था, पर अब उस ब्रांड के कुकीज़ मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए मुझे याद नहीं रहा। उस छोटे से बॉक्स के अंदर एक फ़ोन रखा हुआ था, लेकिन आखिरकार तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जाविन कहता है, हाँ, मैं उसी फ़ोन के बारे में पूछ रहा हूँ, क्या आपने उसे रखा था? उसके फादर कहते हैं, क्या तुम उसी ब्लैक फ़ोन की बात कर रहे हो जो 5 से 6 इंच का है और जिसमें कोई ऑन ऑफ बटन नहीं है? जाविन कहता है, हाँ, वही फ़ोन। क्या वह आपका है? फादर कहते हैं, नहीं, वह मेरा नहीं है, वह तुम्हारे ग्रैंडफादर का है। अगर तुम उसके बारे में बात नहीं करते तो मैं तो उसे कब का भूल चुका था। यह सुनकर जाविन कहता है, क्या वह ग्रैंडफादर का ट्रेजर था? उन्हें कहाँ से मिला था? उसके फादर बताते हैं, असल में तुम्हारे ग्रैंडफादर एक कारपेंटर थे और लकड़ी का काम करते थे। वे लकड़ी का फर्नीचर बनाकर बेचते थे। एक दिन उन्हें इंसेंट सिटी में काम मिला और वे वहाँ लगभग 1 साल तक काम कर रहे थे। तभी वहाँ एक छोटा सा कुआं मिला जिसमें से तेज रोशनी निकल रही थी। ये देखकर तुम्हारे ग्रैंडपा और बाकी साथी हैरान हो गए, क्योंकि आधी रात में कुएं से इतनी रोशनी निकलना अजीब था। जब उन्होंने अंदर जाकर देखा तो उन्हें एक लकड़ी का बॉक्स मिला जिसमें से रोशनी आ रही थी। जब तुम्हारे ग्रैंडपा ने बॉक्स खोला तो उसके अंदर यही मोबाइल पड़ा था। उन्हें लगा कि मोबाइल से ही ये रोशनी निकल रही है, लेकिन बैटरी खत्म होने के बाद ये बंद हो गया। उस फ़ोन में न तो कोई ऑन ऑफ बटन था और न ही चार्जिंग पोर्ट, जिसे देखकर सब हैरान रह गए। बाद में उन्हें लगा शायद कोई प्रैंक कर रहा है, इसलिए उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और ग्रैंडपा उसे घर लाकर कुकीज बॉक्स में डालकर रख दिया। फ़ोन पूरी तरह से टूटा हुआ था, जिसे चालू नहीं किया जा सकता था। एक बार मैं उसे शॉप पर भी ले गया था ठीक करवाने के लिए।
लेकिन रिपेयर शॉप वाले ने कहा कि यह बेकार है। तब मैंने उसे दोबारा बॉक्स में डालकर कहीं छुपा दिया और भूल गया। आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? जावेन कहता है। तो इसका मतलब ये है कि वह फ़ोन कभी चालू ही नहीं हुआ था। और अपने मन में सोचता है, अच्छा हुआ उस वक्त आपको इसके बदले कोई सिगरेट नहीं मिली, वरना आज आप रो रहे होते। तभी उसके फादर पूछते हैं, क्या तुमने वह मोबाइल चालू कर दिया है? अगर हाँ तो वह तुम रख सकते हो, और मैंने तुम्हें शादी के बारे में पहले ही बता दिया है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि आना चाहते हो या नहीं। इतना कहकर उसके फादर फ़ोन काट देते हैं। जावेन मोबाइल को देखते हुए कहता है, मतलब ये मोबाइल एंशियंट सिटी के एंशियंट वेल में मिला था, लेकिन सबसे पहले मुझे कॉलेज एंट्रेंस टेस्ट पूरा करना होगा। उसके बाद ही मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि आखिर वह वेल कहाँ है। शायद वहाँ मुझे इसके बारे में और पता चले। तभी जावेन सोचता है, मैं तो अपने फादर से ये पूछना ही भूल गया कि उन्होंने कभी सिटी के बाहर किसी को ऑफेंड किया है या नहीं। इसके बाद वह अपने रूम में जाकर गेम खेलता है, फिर क्लास में सोता है, ट्रेनिंग करता है, और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कॉरिडोर में भागते हुए कुछ लड़के एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी एक लड़का दूसरे से टकरा जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है। उसका दोस्त आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? वह लड़का सामने वाले से कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। लेकिन सामने वाला बिना कुछ कहे इग्नोर करके चला जाता है। बाकी सब कहते हैं, सच में ये बंदा बहुत खतरनाक लगता है। सीन शिफ्ट होता है और शाम को डोंग जावेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरे दोस्त ने मुझे अपनी टीम में बुला लिया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ टीम अप नहीं कर सकता। ये कहकर डोंग भाग जाता है। डोंग के जाने के बाद जोबिंग सोचता है, अगर डोंग टीम छोड़ रहा है तो शायद रियोक्सी के पास कोई बैकअप प्लान होगा, लेकिन इस वक्त नया टीममेट ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। इसके बाद जियावेन लिन के पास जाकर कहता है, क्या तुम्हें पता है कि डोंग ने टीम छोड़ दी है? लिन भी कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ इस टेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। जावेन पूछता है, क्यों, कुछ हुआ है क्या? लिन कहता है, मत पूछो, बस मुझे माफ़ कर दो। इसके बाद जावेन रियोक्सी के पास जाता है, लेकिन वह भी कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। जावेन कहता है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई दिक्कत होगी, इसलिए माफ़ी मत मांगो। लेकिन रियोक्सी उदास होकर कहती है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जाविन कहता है, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि कोई है जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, और उसकी वजह से तुम लोग भी प्रॉब्लम में पड़ गए। वह रियोक्सी को समझाते हुए कहता है, जल्दी जाकर नया टीम में ढूंढ लो, अभी समय है और मुझे यकीन है कि तुम अच्छा स्कोर कर पाओगी। जाते हुए रियोक्सी कहती है, मुझे नहीं पता तुमने किसे ऑफेंड किया है, लेकिन वह बंदा बहुत खतरनाक है, इसलिए संभल कर रहना। ये कहकर वह चली जाती है। जावेन भी जाते हुए सोचता है। तभी पीछे से टीचर आवाज़ देते हैं, जल्दी मेरे ऑफिस आओ। वहाँ टीचर बताते हैं, जिसे तुमने ऑफेंड किया है उसका नाम टियानजाओ है, जो कि एक वॉरलॉर्ड है। वॉरलॉर्ड गवर्नमेंट की हायर पोजीशन होती है, जिसके पास बहुत ताकत होती है। क्या सच में तुम उसे नहीं जानते? जावेन कहता है, नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये सुनकर टीचर हैरान होकर कहते हैं, अजीब है, वह क्यों स्कूल के नाम का इस्तेमाल करके एक स्टूडेंट को टारगेट कर रहा है? जावेन पूछता है, टियानजाओ आखिर है कौन? टीचर बताते हैं, आर्मी 4 फ्रैक्शंस में बंटी है, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। टियानजाओ ईस्ट मिलिट्री फ्रैक्शन से आता है और वहाँ हाई रैंकिंग ऑफिसर है। वह बड़ी फैमिली से है और अभी सिर्फ 20 साल का है। इसके बावजूद इतनी ऊंची रैंक हासिल कर चुका है। ये सुनकर जावेन पूछता है, क्या उसने मेरे खिलाफ और कुछ किया है? टीचर कहते हैं, नहीं, लेकिन अगर उसने कह दिया कि तुम सही इंसान नहीं हो तो तुम्हारे लिए बुरा हो सकता है, क्योंकि उसके फॉलोअर्स तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। जावेन कहता है, अगर वह इतना बड़ा ऑफिसर है तो उसे यह तो पता होना चाहिए कि उसके फैसले से किसी हाई स्कूलर की ज़िंदगी खराब हो सकती है। क्या इस वॉरलॉर्ड का आज यहाँ किसी से कोई संबंध है? टीचर कहते हैं, शायद हो, पर यह बाद में देखेंगे। अभी तुम्हारे लिए ज़रूरी है कि जल्दी से नया टीममेट ढूंढो और एग्ज़ाम के लिए रजिस्टर करो। ध्यान रखना कि तुम्हारा टीममेट कोई नॉर्मल इंसान नहीं होना चाहिए। यह सुनकर जावेन थोड़ा हैरान होता है। तभी टीचर कहते हैं, हमारे स्कूल में एक लीजेंडरी स्टूडेंट है जो बहुत अमीर है। अगर वह तुम्हारे साथ टीम अप कर लेता है तो कोई तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर लाना होगा ताकि वह नंबर 1 बन सके। जावेन कहता है, मतलब मुझे उसके लिए लड़ना होगा। टीचर कहते हैं, हाँ, भले ही तुम खुद नंबर 1 न बनो, लेकिन एग्ज़ाम न देने से तो यह अच्छा ही होगा। जावेन कहता है, ठीक है, मुझे उससे कांटेक्ट करने में मदद कीजिए। इसके बाद जाविन स्कूल के बाहर आकर अपने फादर से बात करता है और पूछता है, क्या आप किसी टियानजाओ नाम के लड़के को जानते हैं? उसके फादर कहते हैं, हाँ, क्यों, तुम्हें कैसे पता चला कि टियानजाओ तुम्हारा बड़ा भाई है? जाविन हैरान होकर पूछता है, क्या बड़ा भाई? फादर कहते हैं, हाँ,
क्योंकि मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ और जिससे शादी कर रहा हूँ उसके एक बेटा और बेटी है। लड़के का नाम टियानजाऊ है और लड़की का नाम आइन। ये सुनकर जावेन बहुत हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर आपका टियानजाऊ से क्या रिश्ता है? इसके फादर बताते हैं कि टियानजा और उनकी लड़की मेरी काफ़ी इज्जत करते हैं। इस बात को सुनकर जियावन अपने मन में कहता है, तो आखिर वे सब मेरी क्यों ले रहे हैं? या शायद ऐसा हो सकता है कि वे दोनों दिल से इस मैरिज को अप्रूव नहीं करते और उन लोगों को मेरे डैड और मुझसे दिक्कत हो। अब जियावन अपने घर की ओर जाते हुए सोचता है, सबसे पहले आज ने मेरे स्कूल में आकर मुझे हरा दिया था और उसके बाद टियानजाओ के सिर्फ एक सेंटेंस की वजह से मैं कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दे पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। अगर मैं अभी एपिक स्टेट पर होता तो वे लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर पाते। इसके बाद जियावन जाकर अपने रूम में गेम खेलने लग जाता है। गेम खेलते हुए वह बोलता है कि यहाँ पर कुछ दिनों से सिर्फ म्यूटेड एंट ही आ रही है, जिन्हें मारने से अब मुझे ज़्यादा ड्रॉप नहीं मिल रहा। तभी जैसे ही वह एक म्यूटेंट को हराता है उसे एक एग मिल जाता है। जियावन का अवतार उसके पास जाता है और उसे उठाता है। इसे देखकर जियावन कहता है, चलो इतने दिन बाद कुछ तो मिला। वह एग को देखते हुए कहता है, यह एक कंपेनियन बीस्ट एग है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास भी एक कंपेनियन बीस्ट होने का चांस है। यहाँ मल लेवल के बीस्ट बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं और नॉर्मली लोगों के पास ज़्यादातर लेजेंडरी और एपिक लेवल के ही बीस्ट होते हैं। चलो देखते हैं मुझे क्या मिला है। इतना बोलते ही जियावन का अवतार उस एग को टच करता है। जैसे ही वह एग को टच करता है उसमें क्रैक आने लगता है और उसके अंदर से एक एनर्जी निकलकर जियावन के अंदर चली जाती है, जिसके बाद जियावन का अवतार उस बीस्ट के साथ कांटेक्ट बनाना शुरू कर देता है। तभी रियल वर्ल्ड में जियावन के कान में एक आवाज़ आती है, मैं आपको मरते दम तक फॉलो करूंगा। और तभी जियावन को बहुत तेज दर्द होने लगता है। वह दर्द के मारे चिल्ला रहा होता है। थोड़ी देर बाद उठकर कहता है, मेरे सर में दर्द हो रहा है। तभी उसकी नज़र अपने हाथ पर जाती है जहाँ पर एक बीस्ट का मार्क होता है। इसे देखकर वह कहता है, इसका मतलब यह है कि मेरा कंपेनियन बीस्ट सक्सेसफुली हैच हो चुका है। इसके बाद जियावन अपने फ़ोन को खोलकर उसके बीस्ट का रैंक चेक करता है, जो कि रैंक 9 का होता है। फिर वह अपने रूम के पर्दे लगाते हुए कहता है, चलो इसे समन करके देखते हैं कि आखिर यह कैसा दिखता है। इसके बाद वह अपने मन में सोचता है कि आखिर मैं इसे समन कैसे करूं। तभी जियावन अपनी आंखें बंद करके कंसंट्रेट करने लगता है, जिससे उसके हाथ में एंट वाला ग्लव्स आ जाता है। जियावन ग्लव्स को देखते हुए कहता है, इसका मतलब ये है कि मैं अपने कंपेनियन बीस्ट की पावर को यूज़ कर सकता हूँ। इसके बाद वह अपने हाथ को आगे करके उस म्यूटेड एंट को समन करने लगता है और साथ ही कहता है, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसकी पावर को घर में टेस्ट करना चाहिए। छोड़ो, देखते हैं कि आखिर यह कंपेनियन बीस्ट होता कैसा है। इसके बाद जियावन का कंपेनियन बीस्ट दिखाया जाता है। जैसे ही वह समन होता है हम देखते हैं उसके बड़े बड़े दांत और नाखून। इसे देखकर जियावन कहता है, यह गेम के अंदर तो काफ़ी क्यूट दिख रहा था, लेकिन रियल लाइफ में तो काफ़ी डरावना है। चलो इस राइड करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और जियावन को उसके टीचर लूजियन के पास ले जाया जा रहा होता है। उसके टीचर बताते हैं कि लूजियन का कैरेक्टर थोड़ा अक्रू टाइप का है, लेकिन वह दिल का बुरा नहीं है। तुम्हें यहाँ टेस्ट देना है, इसलिए उसकी बातों का बुरा मत मानना। ये सुनकर जियावन कहता है, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। इसके बाद वे लोग ली फैमिली के मेंशन के बाहर पहुंचते हैं। तभी एक मेड आती है और कहती है, सेकंड यंग मास्टर आप लोगों का अंदर वेट कर रहे हैं। फिर वे लोग अंदर जाते हैं और देखते हैं कि लूजियन लड़कियों के साथ बैठकर एंजॉय कर रहा था। लूजियन टीचर को देखते हुए कहता है, आपका स्वागत है, आइए और मेरे साथ ड्रिंक कीजिए। टीचर कहते हैं, दाई नहीं, तुम्हारा शुक्रिया, आफ्टरनून में मेरी क्लास है इसलिए मैं ड्रिंक नहीं कर सकता। फिर वे जियावन को इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहते हैं, इसका नाम जियावन है, ये काफ़ी ताकतवर है और एग्ज़ाम में तुम्हारी मदद करेगा। लूजियन कहता है, अगर आपने कहा है तो मैं इसे अपनी टीम में ज़रूर लूँगा। इस एग्ज़ाम में मेरे लिए अच्छा स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं है। टीचर कहते हैं, ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ एग्ज़ाम के टेस्ट के बारे में बात करो। जाते जाते वह जियावन से कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए रजिस्ट्रेशन का काम कर दूंगा, तुम लूजियन के साथ फेमिलियर हो जाओ ताकि प्रैक्टिकल टेस्ट में दिक्कत ना हो। जियावन कहता है, टीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद लूजियन कहता है, तो तुम्हारा ही नाम जियावन है ना? मैंने सुना है तुम स्कूल के नंबर 1 जीनियस हो। जियावन सर खुजाते हुए कहता है, ये सब सिर्फ रमर्स हैं, तुम सीरियस मत लेना। लूजियन कहता है, हाँ, मुझे भी लगा था कि ऐसे स्कूल में रियल जीनियस नहीं हो सकता।
अगर तुम सच में जीनियस होते तो आजन तुम्हें एक मूव में नहीं हरा पाती। फिर लूजियन कहता है, टीम वर्क और कोन ऑपरेशन ट्रेनिंग भूल जाओ, बस एग्जाम में हमें फॉलो करना और परेशानी मत खड़ी करना। जियावन कहता है, ठीक है, मैं समझ गया। लूजियान पूछता है, क्या तुम ड्रिंक करते हो? अगर करते हो तो यहाँ से कुछ भी ले लो और कोई लड़की भी चुन सकते हो। जियावन कहता है, शुक्रिया, पर मुझे इन सब में इंटरेस्ट नहीं है। लूजियन सोचता है, ये मेरी बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, ये तो एरोगेंट है। इसलिए वह एक लड़की को कहता है कि जाओ और उसे सिड्यूस करो। लड़की जियावन के पास जाकर कहती है, क्या यह गेम फनी है? जियावन कहता है, हाँ, ये गेम फनी है। फिर लड़की कहती है, क्या ये गेम मुझसे भी फनी है? लेकिन जियावन उसे इग्नोर कर देता है। लड़की उसका फेस पकड़कर कहती है, ज़रा मेरी तरफ देखो। लेकिन तभी गेम में फ्लाई एंट आ जाती है और जियावन सीरियस हो जाता है। लड़की फिर कहती है, गेम छोड़ो, कुछ मज़ेदार करते हैं। पर जियावन गेम में लगा रहता है। लड़की उसे खींच कर कहती है, मेरी तरफ देखो। तभी जियावन फ़ोन पर देखता है कि एंट उसे मारने वाला है। वह लड़की को धक्का देता है और फिर गेम खेलने लगता है। ये देखकर लड़की गुस्से में कहती है, तुम कमीने हो। लूजियन और बाकी सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन जियाउन गेम हार जाता है और कहता है, मैं ये गेम हार गया। लूजियन कहता है, सच में ये लड़का इंटरेस्टिंग है। आधी रात को लूजियन पार्टी कर रहा होता है। तभी आवाज़ सुनकर उठता है और देखता है कि जियावन अभी भी गेम खेल रहा है। वह सिल्वर विंग्ड एंड फ्लाई से लड़ रहा होता है लेकिन हार जाता है। जियावन कहता है, यह बहुत ताकतवर है लेकिन लेजेंडरी लेवल नहीं पहुंची, इसलिए नामुमकिन नहीं है। मुझे डिवाइन फिस्ट असली जिंदगी में सीखना होगा। वह ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लूजियन छुप कर देखता है और कहता है, क्या यह फिस्ट टेक्निक सीख रहा है? इसे वक्त लगेगा लेकिन इसके पास कुछ खास है। अगली सुबह एंट्रेंस एग्जाम होता है। जियावन और लूजियन टेस्ट देते हैं। बाद में बस में बैठकर फाइनल टेस्ट की जगह जाते हैं। खिड़की से बाहर देखते हुए जियावन सोचता है, बहुत साल पहले डायमेंशन जोन खुले थे जिनमें खतरनाक बीस्ट रहते हैं। शायद एग्जाम वहीं होगा। बस 2D एंशियंट टाउन पहुंचती है। जियावन गेट पर बने मार्क को देखकर कहता है, ये क्या है? तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट करता है और एक कैमरा ऐप आ जाता है। वह फ़ोटो लेता है और गेट का मार्क स्कैन होते ही नया गेम लोड हो जाता है। जियावन कहता है, चलो इसे ट्राई करते हैं। वह अपना अवतार बनाता है और एंशियंट सिटी में प्रवेश करता है। वह स्केलेटन सोल्जर को हराकर उसे स्किल स्टोन मिलता है। वह हैरान होता है और स्केलेटन पाम स्किल अब्जॉर्ब करता है, लेकिन कंफ्यूज होता है। फिर वह और अंदर जाता है और स्केलेटन जनरल से हार जाता है। गेम खत्म हो जाता है। जियावन फ़ोन रखता है और गेट को देख रहा होता है। तभी पीछे से आन आती है। जियावन कहता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? आन उसे पेन ड्राइव देती है और कहती है, अंकल ने मुझे यह तुम्हें देने को कहा है। जियावन समझ जाता है कि उसके डैड ने भेजा है। आन कहती है, भले ही अंकल कितनी भी कोशिश कर लें, सब बेकार है। जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना चाहते, उन्हें कितने भी रिसोर्स दो, वे कुछ नहीं कर सकते। आजिन आगे कहती है कि फ्यूचर में यह कभी मत कह देना कि तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करते हो, क्योंकि तुम्हारे जैसा कोई कचरा हमारी फैमिली में नहीं हो सकता। पर इस बात को सुनकर जाविन कंफ्यूज होते हुए कहता है कि पर मैंने तो कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी फैमिली से हूं। शायद कि तभी लीस जावेन को पीछे से आवाज देता है, जिसे सुनकर जावेन पीछे मुड़कर देखता है कि लीस अपने दोनों टीममेट्स के साथ आ रहा है। अब लीस जावेन के पास जाते हुए उन दोनों को बताता है कि टीचर ने मुझसे कहा था, इसीलिए मैंने इसे अपनी टीम में लिया है। और साथ ही यह इन लोगों से कहता है कि यह केवल हमारे साथ ही चलेगा और हमारे लिए कोई भी मुसीबत नहीं खड़ी करेगा। यह सुनकर जाविन कहता है, हाँ ठीक है, और अपने मन में सोचता है, ठीक है, इससे तो मेरी ही एनर्जी बचेगी। तभी पीले बाल वाला बंदा कहता है, ब्रदर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि यह सिटी के अंदर कोई खास टैलेंट नहीं है। इसमें हमें ज़्यादा खतरा नहीं होगा और इसे हम बहुत ही आसानी से क्लियर कर लेंगे। तभी लीज शांति से सामने देखता है। तभी ब्लैक टोपी वाला बंदा आगे बढ़ता है और बोलता है, मेरा नाम जियांग बाओ है। ये कहता है कि मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा और हम कोई भी मुसीबत नहीं खड़िड़ी करेंगे। अब इसके बाद ये लोग आगे बढ़ जाते हैं। ये देखकर जावेन अपने मन में कहता है कि लगता नहीं है कि ये लोग खुद को मुझसे इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। जैसा कि मैंने सोचा था कि ये सब मुझे सिर्फ टूल समझते हैं कि तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि सभी पार्टिसिपेंट जल्दी से गेट के पास पहुँच जाओ, क्योंकि तुम लोगों का एग्ज़ाम जल्द ही शुरू होने वाला है। अब इसके बाद हम लोग रियोक्सी को देखते हैं, जो कि किसी और लड़की के साथ टीम अप करके आई हुई होती है। ये लड़की बोलती है कि एग्जाम शुरू होने वाला है, इसीलिए हमें जल्द से गेट के पास पहुंच जाना चाहिए। अब इसके बाद ये लोग भागते हुए गेट के पास जाने लगते हैं कि तभी रियोक्सी की नज़र जियावेन पर पाड़ी टचती है। तभी जियावेन रियोक्सी को देखकर उसे थम्स अप देता है, जिसे देखकर रियोक्सी अपने मन में कहती है कि इसकी सबसे ज़्यादा तुम्हें ज़रूरत है।
तभी एंशियंट सिटी का गेट खुल जाता है और उसके अंदर से एग्जामिनर बाहर निकलते हुए कहता है कि सभी पार्टिसिपेंट को यहाँ पर अपना एग्जाम देने के लिए एंशियंट सिटी के अंदर स्केलेटन को मारकर उनके कोर को इकट्ठा करना होगा और उन्हीं कोर क्रिस्टल से तुम लोगों के पॉइंट को कैलकुलेट किया जाएगा। अब इसके बाद ये बोलता है ठीक है, अब तुम सभी अंदर जा सकते हो। मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी अच्छा करोगे। अब इसके बाद सभी लोग एक एक करके अंदर जाना शुरू करते हैं। अब जैसे ही जाविन अपने सामने देखता है, ये बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि यह एंशंट सिटी एज इट इज़ इसकी गेम की तरह था। अब जैसे ही सभी लोग अंदर आ जाते हैं, इन सभी के सामने स्केलेटन सोल्जर्स आने लगते हैं। अब सभी स्टूडेंट उनको देखकर उन्हें मारने के लिए आगे पीएरएच जाते हैं। अब इसके बाद हमें जाविन की टीम को भी दिखाया जाता है जहां पर जियांग बाऊ और वह येलो बाल वाला लड्डू का बड्डे ही आसानी से उन स्केलेटन सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। जो देखकर जाविन अपने मन में सोचता है कि लगता नहीं है कि मुझे यहाँ पर कुछ करने की ज़रूरत होगी। ये मेरे लिए काफ़ी अच्छा है, यानी मेरे पास अब समय है जिससे कि मेरे पास जो डाउट है उसे मैं क्लियर कर सकता हूँ। अब इसके बाद जावेन अपने फ़ोन को बाहर निकाल लेता है, जिसे देखकर लीज अपने मन में कहता है कि क्या इसने फिर से गेम खेलना चालू कर दिया, और इसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि क्या सच में इस एलडीडीडिचके के पास कोई एक्स्ट्रा ऑनऑर्डिनरी स्किल है या नहीं। अब जैसे ही जावेन अपने गेम को देखता है, वह बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि जैसा मुझे लग रहा था, जो यह इंसेंसिटी है और जो मेरे गेम की इंसेंसिटी है वे बिल्कुल ही सेम है। इसका मतलब गेम के डंजन के अंदर जो भी मैंने देखा था, क्या वह सच में रियल में भी होगा। तभी जावेन को स्केलेटन जनरल के बारे में याद आ जाता है, जिससे कि ये बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और बोलता है कि इसका मतलब ये है कि वह स्केलेटन जनरल भी यहीं पर होगा। तभी ये फ़ोन में अपने गेम के मैप में देखता है कि अभी स्केलेटन जनरल इससे बहुत ही ज़्यादा दूर है, और यह अपने मन में बोलता है कि अगर हम लोग एग्जाम एरिया से दूर नहीं जाते तो शायद हमारा सामना उससे नहीं होगा। कि तभी यहाँ पर जियांग बाओ कहता है कि क्या हमें एग्जाम एरिया के बाहर जाना चाहिए। ये सुनकर जावेन बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। तभी वह पीले बाल वाला लड़का कहता है कि हमने लगभग इस एरिया के सारे स्केलेटन सोल्जर्स को हरा दिया है और अब यहाँ पर स्केलेटन सोल्जर्स की क्वांटिटी भी कम बची है। तो हमें अगर अच्छा कॉलेज चाहिए तो हमें एग्ज़ाम एरिया के बाहर भी एक्सप्लोर करना पता पड़ दीजिएगा। कि तभी जावेन लीस को वार्न करते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हमें एग्ज़ाम एरिया को छोड़ कर बाहर जाना चाहिए। इसके बाहर शायद कोई ना कोई खतरा हो सकता है। पर यह पीले बाल वाला लड़ेज का कहता है कि क्या तुम डर गए? अगर तुम डर गए हो तो तुम यहीं रह सकते हो। और इसके बाद ये लीस को कहता है कि यहाँ पर स्केलेटन सोल्जर्स की क्वांटिटी बहुत कम है और ऊपर से ये चारों तरफ फैले हुए हैं, और अगर हमें नंबर 1 पर आना है तो हमें और ज़्यादा स्केलेटन सोल्जर्स को मारना होगा। जियांग बाओ भी इसका साथ देते हुए कहता है कि हाँ, यहाँ पर एक्सीडेंट होने की कोई संभावना नहीं है, इसीलिए हमें बाहर जाकर और भी स्केलेटन सोल्जर्स को मारना चाहिए। इन दोनों की बातें सुनकर लीस भी कहता है कि हाँ, तुम दोनों ने सही कहा। और यह जाविन से भी बोलता है, चलो यहाँ से चलते हैं। अगर वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो यही दोनों भी वहीं रहेंगे, इसीलिए हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जाविन अपने मन में सोचता है कि डैम, मैं इन्हें यह नहीं बता सकता कि सामने एक मॉन्स्टर है जो कि बैठकर सिर्फ अपने शिकार का वेट कर रहा है। जिसके बाद जावेन अपने फ़ोन को निकालते हुए कहता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके उस स्केलेटन जनरल को मारने का तरीका ढूंढना होगा। लेकिन अगर वहां पर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो मैं लीज को लेकर वहां से भाग जाऊंगा। अब ये सभी अंदर की ओर जा रहे होते हैं जहां वे येलो बॉल वाला लर्डिच और जियांग बाओ मिलकर स्केलेटन सोल्जर्स को मार रहे होते हैं। ये दोनों अकेले ही आगे बढ़कर सभी सोल्जर्स को मार रहे होते हैं और बर्थडे ही आसानी से सभी सोल्जर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। और हम इन दोनों के पीछे देखते हैं जहां पर जावेन अपने फ़ोन को निकाल कर गेम खेलने लग जाता है। पर यह जितनी भी बार स्केलेटन जनरल के पास जाता है, हर बार वहां पर मारा जाता है, जिससे कि जावेन बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और बोलता है कि नहीं, इन सब से काम नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे तरीके ट्राई कर लिए लेकिन हर बार स्केलेटन जनरल मुझे मार ही डाल रहा है। पर इतनी बार एलडी बेचने के बाद वह स्केलेटन जनरल की एसेंस एनर्जी को समझ लेता है और बोलता है कि स्केलेटन जनरल अपनी स्पीड को मेंटेन नहीं करता। वह तभी अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है जब उसे अटैक करना होता है। सच में उसका एसेंस एनर्जी स्किल तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और ये बहुत परेशान हो जाता है और बोलता है कि अगर गलती से भी उसने हमें ढूंढ लिया तो वह हमें एक ही झटके में मार डालेगा। तभी जावेन अपने सामने देखता है कि उस पीले बाल वाले लड़के ने एक स्केलेटन सोल्जर को मार दिया है, जिससे कि उसे एक एनर्जी क्रिस्टल मिला है।
तभी यह पीले बाल वाला लिडदिक्का इसे ले जाकर लीस को दे देता है। लीस इसे लेते हुए कहता है कि यह इतना भी बुरा नहीं था, तुमने अच्छा काम किया। तभी जावेन लीस के पास जाते हुए कहता है कि हम लोगों ने बहुत सारे स्केलेटन सोल्जर्स को मार दिया है, तो अब हमारा स्कोर भी बहुत हाई हो चुका है, तो क्या अब हमें वापस नहीं चलना चाहिए? इस बात को सुनकर वह पीले बाल वाला लड्डेका चिल्लाते हुए कहता है कि यह काफ़ी नहीं है, आखिर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है, जबकि यहाँ पर तुम सिर्फ खड़ी डिडी हो और कोई काम भी नहीं कर रहे। तभी च्यांग पाउ सामने की ओर इशारा करते हुए कहता है कि अगर हम कुछ और को मार देंगे तो हमारा फर्स्ट प्लेस पर आना गारंटी हो जाएगा। तभी लीज अपने फ़ोन को चेक करते हुए कहता है कि यहाँ पर कोई भी लेजेंडरी या हाई रैंक का क्रिएचर नहीं है, इसीलिए हमें और अंदर जाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। कि तभी जावेन लीज का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कि रुक जाओ, क्या तुम्हें सिक्स सेंस पर बिलीव है? लीज भी कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि आखिर ये सिक्स सेंस का क्या मतलब है। तो जावेन इसे एक कहानी बनाते हुए कहता है कि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई खतरा है, तब मेरा सिक्स सेंस मुझे बताता है और मुझे बेचैनी होने लगती है। और अभी मेरा सिक्स सेंस मुझे बता रहा है कि आसपास बहुत ही बड़ा खतरा है। ये सुनकर वह पीले बाल वाला लड़का जावेन से कहता है कि आखिर तुम मान क्यों नहीं लेते कि तुम डरपोक हो? तुम ये सिक्स सेंस का बहाना बनाकर आखिर क्या साबित करना चाहते हो? सच में तुम एक नंबर की कहानियां बना लेते हो। अब इसके बाद ये जावेन के पास आकर चिल्लाते हुए कहता है कि लीज यहाँ पर तुम्हें इसलिए लेकर आया है ताकि तुम अपना सर उठाकर बाहर चल सको, और अगर यहाँ पर हम लोग फर्स्ट प्लेस पर नहीं आते हैं तो क्या इसकी जिम्मेदारी तुम अपने हाथों पर लोगे? तभी जावेन कहता है कि यह सिटी कोई आम सिटी नहीं है, ये सिटी बहुत ही खतरनाक है, और वैसे भी हमने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठा कर लिए हैं, और अगर हम लोग एक्शन जोन में जाकर पहले जैसे मॉन्स्टर्स को मारते हैं तो उससे चांस है कि शायद हम फर्स्ट प्लेस पर आ जाएं, और यह इससे अच्छा होगा। आखिर हम अननोन जगह पर जाकर अपनी लाइफ को डेंजर में क्यों डालें? इसे सुनकर लीस भी कहता है कि हाँ, तुमने सही बात कही है। तभी लीस के पीछे चाकू से अटैक होता है, जिससे कि लीस घायल हो जाता है, और यह अटैक उस पर जियांग बाओ ने किया था। अब यह देखकर वह पीले बाल वाला लड़का उस पर चिल्लाने लगता है कि तभी जियांग बाओ इसे भी घायल कर देता है और इसे बोलता है कि मेरे रास्ते में मत आना। हम लीस को देखते हैं जो कि वहां पर घायल खडिडा होता है और बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा बड़ा भाई मुझे मारने के लिए तुम्हें यहाँ पर भेजेगा। और इतना कहते ही उसके घाव ठीक हो जाते हैं। ये देखकर जियांग बाओ कहता है, मैंने कभी नहीं सोचा था ली फैमिली का यंग मास्टर जो कि हमेशा लड़कियों से घिरा हुआ रहता है, उसने इनविजिबल कंटिनेंट डिवाइन आर्ट को मास्टर किया होगा, जबकि इस आर्ट को सीखने के लिए वर्जिन रहना कंपलसरी है। अब हमें इनविजिबल कंटिनेंट डिवाइन आर्ट के बारे में बताया जाता है, जैसे कि हर एक डायमेंशनल बीस्ट के अंदर से डायमेंशनल कोर मिलता है, और उस क्रिस्टल से मिलने वाला हर एक स्किल अलग अलग होता है, और वैसे ही एसेंस कल्टीवेशन इसी तरह का कल्टीवेशन मेथड होता है। यह एसेंस कल्टीवेशन कल्टीवेटर की लिमिट को बढ़ा देता है, लेकिन इसे कल्टीवेट करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। लेकिन इस कल्टीवेशन को जो करता है वह इसके कल्टीवेशन को सीधा मिथिकल पर पहुंचा देता है। ये मल और लेजेंडरी लेवल को छोड़कर सीधा मिथिकल पर पहुंचा देता है, जिससे कि कल्टीवेटर की एसेंस एनर्जी भी सीधा मिथिकल पर आ जाती है। और जावेन अपने मन में सोचता है कि जैसा कि मैंने सोचा था कि इस कल्टीवेशन को करने के लिए कल्टीवेटर को वर्जिन रहना ज़रूरी है। अगर इस कल्टीवेशन को करने के दौरान आपने अपनी वर्जिनिटी तोड़ दी तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। और साथ ही यह अपने मन में सोचता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि लीज जैसा इंसान जो कि हर वक्त लड़कियों से घिरा हुआ रहता है, वह इस तरह का कल्टीवेशन कर सकता है। अब वह पीले बाल वाला लड़का जमीन पर लेटे हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम उसके भाई के साथ मिल जाओगे। जियांग बाओ कहता है कि इसके बड़े भाई ने मुझे अच्छे रिसोर्सेज देने का वादा किया है, और अच्छे रिसोर्सेज के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी की जान भी ले सकता हूँ। तभी लीस कहता है कि मैं अपने बड़े भाई से कभी भी नहीं लड़ना चाहता था, पर अब इसे देखकर मुझे लड़ना ही पड़ेगा। तभी च्यांग बाओ बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसे बातें करके बच जाओगे? इसके बाद च्यांग बाओ अपने डैगर में एनर्जी इकट्ठा करते हुए सामने की ओर एक स्लैश मारता है, लेकिन लीज उस स्लैश को बड़ी आसानी से डॉज कर लेता है। और जावेन और वह ऑन रेंज बाल वाला लड़का यह देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर च्यांग बाओ के पास एक लेजेंडरी रैंक का कंपेनियन बीस्ट होता है जिसका नाम एक्सप्लोजन स्किल स्नेक है।
ये देखकर वह पीले बाल वाला एलटीडी रिच का बहुत हैरान होता है और बोलता है कि आखिर एक मल के पास एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट कैसे हो सकता है। इसे सुनकर लीस कहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक ही तरीके से उस कंपेनियन बीस्ट को खुद से हैच न करके किसी लेजेंडरी रैंक वाले पर्सन से हैच करवाकर बाद में अपने ऊपर ट्रांसफर करवा ले, जिससे मल स्टेज का बंदा भी एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट रख सकता है। पर यह तरीका बहुत ही ज्यादा गलत और ईविल होता है। इस बात को सुनकर जियांग बाओ कहता है कि जैसा कि तुम्हारे बड्डे भाई ने कहा था, सच में तुम बहुत स्मार्ट हो, इसीलिए तुम्हें जरूर मर जाना चाहिए। ये बोलकर जियांग बाओ फिर से लीस पर अटैक करने के लिए आगे भड़कता है। अब वह फिर से अपने टाइगर से लीस पर हमला करता है, लेकिन लीस उसके टाइगर को अपने हाथों से पकड़ लेता है और यह देखकर जियांग बाओ काफी हैरान हो जाता है। और हम सामने की ओर देखते हैं जहां लीज ने भी अपने कंपेनियन बीस्ट को बुला लिया था, जिसकी वजह से उसके हाथ में एक आर्मर आ जाता है और वह अपनी एनर्जी को इकट्ठा करते हुए जियांग बाओ पर हमला करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत जोर का धमाका होता है और हम जियांग बाओ को देखते हैं जो कि इस पंच से बहुत दूर जाकर गिरता है और साथ ही हैरान होते हुए बोलता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास भी एक लेजेंडरी रैंक का बीस्ट होगा। और यह बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुमने भी गलत तरीके से इसे ऑब्टेन किया है। लीज अपने आर्मर को पहनते हुए कहता है कि हम दोनों एक जैसे नहीं हैं। मैंने अपने लेजेंडरी बीस्ट को ऑब्टेन करने के लिए कोई भी ईविल मेथड का इस्तेमाल नहीं किया। अब लीस का जो ओरा होता है वह बहुत टेरिफाइंग लग रहा होता है, जिससे जियांग बाओ बहुत घबरा जाता है। वह इतना घबरा जाता है कि डर कर भागने लगता है। अब इसे भागता देखकर लीस कहता है कि क्या तुम यहाँ से भाग रहे हो, पर क्या तुमने मुझसे परमिशन ली। और यह बोलकर यह भी इसके पीछे भागने लगता है। अब लीजियन को भी यहाँ से भागता देखकर जियावेन उसे चिल्लाकर रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि इसे पता था कि आगे स्केलेटन जनरल इन लोगों का वेट कर रहा है। जियावेन लीजियान को रोकने की कोशिश करता है, पर वे दोनों भागकर जियावेन से बहुत ही आगे चले जाते हैं। इसे देखकर जियावेन रुकते हुए कहता है कि अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। ये पीले बाल वाला लड़का जियावेन को रुकता देखकर बोलता है कि आखिरकार तुम किसका वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ और लीजियन की मदद करो। इसकी बात सुनकर जियावेन कहता है कि तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। इस बात को सुनकर यह पीले बाल वाला लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है कि लीजियन तुमसे कितने अच्छे से व्यवहार कर रहा था, लेकिन तुम उसकी मदद करने के लिए भी आगे नहीं जा रहे हो। सच में तुम एक नंबर के डरपोक हो। और यह इतना कहकर आगे चला जाता है। इसकी बात सुनकर जियावेन अपने मन में कहता है कि अगर मैं आगे चल भी गया तो मैं क्या ही कर लूंगा। लीजियन और जियान बो दोनों के पास ही एक लेजेंडरी रैंक बीस्ट है और यहाँ मुझे देखो तो मेरे पास कुछ भी नहीं। और अगर गलती से वे सभी उस मॉन्स्टर के सामने आ गए तो मैं पक्का कहता हूँ कि वे सभी मारे जाएंगे। और यह परेशान होते हुए बोलता है कि अगर मैं लीजियन की मदद करना चाहता हूँ तो मुझे कुछ न कुछ करके उस स्केलेटन सोल्जर को मारने का तरीका ढूंढना पड़ेगा। अब यह अपने ब्लड का ड्रॉप अपने मोबाइल में डालकर फिर से गेम खेलने लगता है और जाकर सीधा स्केलेटन जनरल के सामने खड़ा हो जाता है। अब जियावेन को देखकर स्केलेटन जनरल गुस्से में आ जाता है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब उसे अपनी तरफ आता देखकर जियावेन घबरा जाता है और बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। अगर मैं यहाँ से भागने की कोशिश करूंगा तो स्केलेटन सोल्जर मुझे पीछे से आसानी से मार डालेगा। अब जैसे ही स्केलेटन जनरल आकर जियावेन पर अटैक करता है, जियावेन का अवतार नीचे झुककर उसके अटैक से बच जाता है। अब जियावेन का अवतार ऐसे ही बार बार उसके अटैक से बच रहा होता है। जियावेन हमें बताता है कि वह इसके साथ इतनी बार लड़ चुका है कि अब उसे इसके सारे मूव्स का अंदाजा हो चुका है कि अगली बार यह क्या करने वाला है। अब हम जियावेन के अवतार को देखते हैं जो लगातार उसके अटैक से बच रहा होता है और जियावेन बोलता है, जैसा कि मैंने सोचा था। तभी जियावेन को कोल्ड ऑंद्रा महसूस होता है। वह बोलता है, लगता है कि उनका सामना उससे हो चुका है। अब क्योंकि उसका ध्यान नहीं होता, इसीलिए गेम में उसका अवतार स्केलेटन सोल्जर के हाथों मारा जाता है। इसके बाद जियावेन अपना फोन जेब में रखते हुए कहता है कि अब मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे वहां जाकर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। और तभी वह कहता है कि स्केलेटन सोल्जर भले ही ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन उसके घोड़े की वजह से हमें बहुत सारे ब्लाइंड स्पॉट मिल जाते हैं। अब बस उसी का इस्तेमाल करते हुए मुझे कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा जिससे कि मैं स्केलेटन सोल्जर को हरा सकूं। यह इतना कहकर उन लोगों की ओर जाने लगता है, जिसके बाद जियावेन एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर तबाही मची हुई थी। वह इस जगह को देखते हुए कहता है कि लगता है कि यहाँ पर उन दोनों की फाइट हुई थी।
जरूर वे सभी आसपास ही होंगे। तभी यह अपने सामने देखता है जहां पर लीजियन और वह पीले बाल वाला लड़का खड़े हैं। जियावेन इनके पास जाकर कहता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो। पीले बाल वाला लड़का जियावेन को देखते हुए कहता है कि आखिर तुम इतनी देर से कैसे आए। तभी लीजियन सामने देखते हुए कहता है कि सच बताऊं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब चीजें इतनी आसान होने वाली हैं। अब हम सामने देखते हैं कि स्केलेटन जनरल बहुत ही गुस्से में खड़ा होता है। ज्यावेन अपने सामने रियल स्केलेटन जनरल को देखकर घबरा जाता है और कहता है कि स्केलेटन जनरल तो असल में ऐसा दिखता है। सच में गेम और रियल लाइफ में बहुत फर्क है। तभी उसकी नज़र जियान बाओ पर जाती है, जिसे देखकर वह और भी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है कि यह तो अजीब है कि स्केलेटन जनरल जियान बाओ पर अटैक ही नहीं कर रहा। तभी उसका ध्यान उसके आर्मर पर जाता है और वह कहता है कि शायद यह उसके आर्मर की वजह से हो रहा है। अब ज्यावेन हैरान होकर बोलता है कि अब मुझसे यह मत कहना कि यह आर्मर भी एक कंपेनियन बीस्ट है। सच में यह अमीर लोग काफी अजीब होते हैं। इसके बाद जियावेन लीजियन के मजे लेते हुए कहता है कि इसे देखकर तो लगता है कि सच में तुम्हारा भाई तुम्हें मरा हुआ देखना चाहता है। तभी स्केलेटन जनरल इन्हें देखकर कहता है कि घुस बैठिए, जल्दी से इन्हें मार डालो। और यह कहते हुए वह उन सभी पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब उसे अपनी तरफ आता देखकर लीजियन जियानबो और उस पीले बाल वाले लड़के को पीछे कर देता है और जल्दी से अपने सामने एक शील्ड बनाकर खुद को बचाने की कोशिश करता है। पर स्केलेटन जनरल का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से उसकी शील्ड वहीं पर टूट जाती है। इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है कि ज़मीन फट जाती है और बहुत तेज़ हवा चलने लगती है, जिसकी वजह से पीले बाल वाला लड़का उड़कर पीछे जाकर गिरता है। जियावेन पीछे मुड़कर उस पीले बाल वाले लड़के से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। यह लड़का कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और लीजियन की मदद करो। और हम सामने देखते हैं जहाँ लीजियन ने स्केलेटन जनरल के स्पेयर को अपने हाथों से पकड़ा हुआ होता है, पर उसे रोकने में उसे बहुत परेशानी हो रही थी। तभी जियान वो लीजियन पर पीछे से अटैक कर देता है, लेकिन लीजियन सही वक्त पर देख लेता है और अपने शील्ड को आगे कर उसके अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम जैसा इंसान ऐसा ही कुछ कर सकता था। यह सुनकर जियानबो हंसते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि मैं ऐसे मौके को जाने दूंगा। चलो देखते हैं कि आखिर तुम हम दोनों का सामना कितनी देर तक कर सकते हो। ये कहकर वह फिर लीजियन पर हमला कर देता है। उसके अटैक से लीजियन के आर्मर पर क्रैक्स पड़ने लगते हैं। अब आर्मर पर क्रैक्स आते देखकर जियानबाओ भी समझ जाता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो लीजियन जल्दी ही मारा जाएगा। तभी वह लीजियन से चिल्लाकर कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को हराने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बस तुम ये बताओ कि जियानबाओ को हराने में तुम्हें कितना समय लगेगा। लीजियन कहता है कि सिर्फ 2 मिनट, 2 मिनट में मैं इसे खत्म कर दूंगा। ये सुनकर जियानबाओ अपने मन में सोचता है कि क्या एक मॉडल क्लास का इंसान इस स्केलेटन जनरल से लड़ पाएगा। सच में ये लड़का तो सिर्फ अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। अब लीजियन की बात सुनकर जियावेन अपनी शर्ट उतारते हुए कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें 2 मिनट देने के लिए तैयार हूँ। अब यह भागते हुए जाकर स्केलेटन सोल्जर के पीछे चला जाता है और उसे उंगली दिखाकर उसे भड़काने की कोशिश करता है। इसकी वजह से स्केलेटन जनरल का ध्यान जियावेन पर चला जाता है और वह उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब स्केलेटन जनरल अपने स्पेयर में एनर्जी इकट्ठा कर जियावेन पर अटैक कर देता है, लेकिन क्योंकि जियावेन ने गेम खेलकर उसके सारे अटैक समझ लिए थे, इसलिए वह आसानी से बच जाता है और अपने मन में कहता है कि यह गेम से ज़्यादा अलग नहीं है। पर तभी स्केलेटन हॉर्स भी जियावेन पर अटैक कर देता है, जिससे वह बाल बाल बचता है। जियावेन यह देखकर हैरान होता है कि तभी स्केलेटन जनरल भी उस पर अटैक कर देता है, लेकिन जियावेन सही वक्त पर साइड में रोल होकर उसके अटैक से बच जाता है और भागते हुए कहता है कि अचानक से इस स्केलेटन जनरल के अटैक पैटर्न कैसे बदल गए। ऐसा लगता है कि अब मुझे दिक्कत होने वाली है। तभी स्केलेटन जनरल फिर से उसकी ओर बढ़ता है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स होने ही वाले हैं और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करके बताना कि क्या मैं इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ।